इस वीडियो में हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एक संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार दिए जाने से हो गई। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। इनका विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ और इनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनमें इनका नाम हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास था। गोपाल कृष्ण गोखले जी को ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इनके प्रमुख शिष्यों में मीराबेन थी, जो कि नाम इनको महात्मा गांधी द्वारा दिया गया, मीराबेन, और इनका वास्तविक नाम मैडलिन स्लेड था। 1888 ईस्वी में मुंबई से कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड को प्रस्थान किया। 1891 ईस्वी में कानून की डिग्री प्राप्त की। 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में कर दी और 1899 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोवर पदक को जीता। कैसर ए हिंद की उपाधि इनको 9 जनवरी सन 1915 ईस्वी को मिली और कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार इन्होंने सन 1901 ईस्वी में शामिल हुए। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार सन 1901 ईस्वी में गांधी जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल हुए। 1904 ईस्वी में डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। इन्होंने सन 1906 ईस्वी में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया और सन 1908 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले जेल की हवा खाई। 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने टाल्स्टॉय फर्म की स्थापना की। महात्मा गांधी का भारत आगमन दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी सन 1915 को हुआ। साबरमती आश्रम की स्थापना सन 1915 ईस्वी में की। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन से की। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष तक रही। इनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग सन 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई। महात्मा गांधी का सिद्धांत सत्य एवं अहिंसा था। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना सन 1923 ईस्वी में की गई। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर सन 1925 में की। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी आत्मकथा का नाम है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त, योग, हिंद स्वराज 1909, गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध। सुनो विद्यार्थियों, इनकी प्रमुख पुस्तकों का नाम है। प्रमुख समाचार पत्र। महात्मा गांधी द्वारा समय समय पर अनेक पत्र भी लिखे गए हैं। समाचार पत्रों में द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 में प्रकाशित राजकोट से, इंडियन ओपिनियन सन 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित, यंग इंडिया 1919 में प्रकाशित, हरिजन समाज 1932 ईस्वी में प्रकाशित। महात्मा गांधी को कई लोगों ने अनेक उपाधियों से नवाजा था, जो कि इस प्रकार हैं। कैसर ए हिंद की उपाधि इनको प्रथम विश्व युद्ध के समय दी गई थी
और भर्ती करने वाला सर्जेंट इनको प्रथम युद्ध के समय कहा गया। भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इनको कहा गया। कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज के मजिस्ट्रेट ने इनको कहा। कर्मवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों ने कहा। सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा इनको बुलाया गया। आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको कहा। मलंग बाबा कबायलियों द्वारा कहा गया। बापू C.F. एंड्रोज और जवाहरलाल नेहरू ने इनको बापू कहकर पुकारा। विंस्टन चर्चिल ने इनको देशद्रोही फकीर कहा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इनको भिखारियों का राजा कहा। सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से सबसे पहले इनको राष्ट्रपिता कहा और विंस्टन चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फकीर कहा। विंस्टन चर्चिल ने इनको 2 उपाधियां दी, पहला देशद्रोही फकीर और दूसरा अर्धनग्न फकीर। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा इनको 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया और महात्मा इनको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा की उपाधि दी। गांधीवाद का उदय। मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय जनता की आज़ादी के संघर्ष के इस नए दौर के महानतम नेता थे। भारतीय राजनीति में उनका पदार्पण प्रथम विश्व युद्ध के समय में हुआ। आधुनिक भारत के इस महानतम नेता ने भारतीय जनता की आज़ादी के संघर्ष का लगभग 30 वर्ष तक नेतृत्व किया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इंग्लैंड में अपना अध्ययन पूरा करने के पश्चात वे एक वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने वहां के भारतीयों पर होने वाले गोरे शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष किया। गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत लौटे और दमन के विरुद्ध संघर्ष करने में जुट गए। उन्होंने अपने एक आरंभिक संघर्ष की शुरुआत चंपारण और बिहार में की, जहां ये गरीब किसानों को नीलहों यानी जमींदारों के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए लड़ते रहे। महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रमों में पहला है टॉलस्टॉय फार्म, जोहान्सबर्ग में स्थापित किया था। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, सन 1902 ईस्वी में स्थापित किया था। दूसरा है फिनिक्स फार्म, यह दक्षिण अफ्रीका में ही डरबन नामक स्थान पर स्थित है, 1904 ईस्वी में स्थापित हुआ। तीसरा आश्रम साबरमती आश्रम था, जो भारत में अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर सन 1915 ईस्वी में बनाया गया। चौथा है सत्याग्रह आश्रम, यह भी अहमदाबाद में कोचरब गांव में हुआ, स्थापित सन 1915 ईस्वी में यह भी स्थापित किया गया। और पांचवा आश्रम है अनासक्ति आश्रम, जो भारत के ही एक राज्य उत्तराखंड में कौसानी नामक स्थान पर हुआ, सन 1929 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया। छठवां आश्रम सेवाग्राम आश्रम है, जो भारत के राज्य महाराष्ट्र में वर्धा नामक स्थान पर वर्धा नामक डिस्ट्रिक्ट में सन 1936 ईस्वी में स्थापित किया गया। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण पहुँचे। वहाँ के किसानों अंग्रेजों द्वारा जबरन नील उत्पादन कराने हेतु शुरू किए गए तीन कठिया प्रथा का मतलब कुल कृषि भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती हेतु बाध्य किया गया था किसानों को, जो कि इससे त्रस्त थे और परेशान थे। वहां उन्हें चंपारण छोड़े जाने का आदेश दिया गया, परंतु गांधी जी ने इस आदेश को नहीं माना। उन्होंने
नीलहों के अत्याचारों की जांच के लिए और उनका अंत करने के लिए सरकार को विवश कर दिया। 1918 ईस्वी में उन्होंने अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों और गुजरात के खेड़ा के किसानों का नेतृत्व किया। अहमदाबाद के मिल मजदूर वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे थे और खेड़ा के किसान फसल बर्बाद हो जाने के कारण राजस्व वसूली रोक देने की मांग कर रहे थे। इन आंदोलनों में कुशल नेतृत्व के पश्चात गांधी जी भारतीय जनता के सर्वमान्य नेता हो गए। गांधी जी ने जनता में निर्भयता की भावना पैदा की और जेल, लाठी और गोली सहित सभी प्रकार के दमन को सहने की इच्छा उनमें जागृत की। उनके नेतृत्व में लोगों ने कानूनों की खुलेआम अवहेलना की और कचहरियों एवं दफ्तरों का बहिष्कार कर दिया। लोगों ने करों की अदायगी नहीं की, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, कारोबार नष्ट कर दिया गया, विदेशी माल बेचने वाली दुकानों के सामने धरना दिया गया। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए समाज सुधार के रचनात्मक कार्यों और अन्य रचनात्मक गतिविधियों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने में योगदान दिया। उन्होंने अस्पृश्यता की अमानवीय प्रथा के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर दी। उन दिनों लाखों निम्न जातीय भारतीय अपमान का निकृष्ट जीवन जी रहे थे, क्योंकि उच्च जातियों के लोग उन्हें अछूत समझते थे। यह गांधी जी का एक महान योगदान है कि उन्होंने इस बुराई को मिटाने के लिए संघर्ष किया। उनके लिए तथाकथित अछूत हरिजन थे। उनके आश्रमों में गांधी जी और उनके अनुयायी गंदगी साफ करने जैसे अनेक ऐसे काम करते थे जिन्हें उच्च जाति के हिंदू अछूतों का काम समझते थे। गांधी जी ने गांवों के लोगों की हालत सुधारने के भी प्रयत्न किए। उनका मत था कि जब तक गांवों में रहने वाली लगभग 80% जनता के जीवन स्तर में सुधार नहीं आएगा, तब तक भारत प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने गांवों में छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए प्रयास किए और खादी का प्रचार किया ताकि वे आत्मनिर्भर एवं स्वायत्त इकाई बन सकें। प्रत्येक कांग्रेसी के लिए खादी पहनना अनिवार्य हो गया। चरखा ग्रामों उद्योग के महत्व का प्रतीक बन गया, जिसके पश्चात चरखा कांग्रेस के झंडे का अंग बन गया। गांधी जी ने विश्व बंधुता का प्रचार किया, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान एकता के समर्थक थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नीति भारतीय नेताओं का विश्वास था कि विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत को स्वराज मिल जाएगा। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत सन 1919 ईस्वी में भारत सरकार ने एक कानून बनाकर शासन पद्धति में कुछ परिवर्तन किए। इन परिवर्तनों के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदन विधान परिषद और राज्यसभा बना दिए गए। इन दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत प्राप्त था, परंतु इन दोनों केंद्रीय सदनों के अधिकारों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। कार्यकारिणी परिषद के सदस्य, जो मंत्रियों की तरह थे, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया, जिसमें निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था। प्रांतों में चलाई गई दोहरी सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत इन्हें व्यापक अधिकार दिए गए। शिक्षा और जन स्वास्थ्य जैसे कुछ विभाग ऐसे मंत्रियों को सौंपे गए जो विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी थे। वित्त और पुलिस जैसे ज़्यादा महत्व के विभाग गवर्नर के नियंत्रण में रहे। मंत्री तथा गवर्नर जनरल प्रांत के किसी भी निर्णय को अस्वीकार कर सकते थे। सभी महत्वपूर्ण अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद के पास थी।
वे ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे, न कि भारतीय जनता के प्रति। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लोगों ने स्वराज प्राप्ति की ओर उनकी उम्मीद की किरण को जगाई। वह उपयुक्त परिवर्तनों से निराशा में बदल गई। संपूर्ण देश में व्यापक असंतोष फैल गया, जिसके दमन के लिए सरकार ने नए नए तरीके अपनाए। महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन व सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। यह सत्याग्रह 1917 ईस्वी में प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था, जिसका 3/20वें भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसे तिनकठिया पद्धति भी कहते थे। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन सन 1918। महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल की गई। खेड़ा सत्याग्रह सन 1918। प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह यह रहा। खिलाफत आंदोलन 1919। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति इसी आंदोलन से शुरू हुई। असहयोग आंदोलन सन 1920। प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च सन 1930। इस आंदोलन में नमक सत्याग्रह को सर्वोपरि रखा गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। इसका उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन भी है। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति सन 1942 में नारा करो या मरो गांधी जी द्वारा दिया गया। रॉलेट एक्ट सन 1919। आइए जानते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। रॉलेट एक्ट सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। इस समिति के गठन का उद्देश्य था कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र किस स्तर तक फैले हुए हैं और इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस प्रकार के कानून की आवश्यकता है। रॉलेट एक्ट लागू करने का मुख्य कारण यह था कि भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने वाली थी। समिति ने 1918 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाए गए, जिनमें एक विधेयक को वापस लेने के लिए कहा गया, परंतु दूसरे क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध अधिनियम, जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है, को 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया। इस अवधि में 3 वर्ष रखी गई। इसकी अवधि को 3 वर्ष के लिए रखा गया, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया। इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था। मुहम्मद अली जिन्ना ने अपने इस्तीफे में कहा था कि जो सरकार शांति काल में ऐसे कानून को स्वीकार करती है, वह अपने को एक सभ्य सरकार कहलाने का अधिकार खो बैठती है। इस कानून के द्वारा सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल देने का अधिकार मिल गया था। गांधी जी पहले ही सत्याग्रह सभा की स्थापना कर चुके थे। अब उन्होंने देशव्यापी विरोध करने को कहा। संपूर्ण देश में 6 अप्रैल सन 1919 का दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। देश भर में प्रदर्शन और हड़तालें शुरू हुई। सारे देश में व्यापार की गतिविधि धीमी पड़ गई। भारत की जनता ने एकजुट होकर ऐसा व्यापक विरोध पहले कभी नहीं किया था। सरकार ने बर्बरतापूर्वक दमन शुरू किया। कई जगहों पर लाठी एवं गोली का सहारा लिया गया।
जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह एक बहुत दर्दनीय और निंदनीय घटना है भारतीय इतिहास की। 10 अप्रैल सन 1919 को दो राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किसलू गिरफ्तार कर लिए गए। 13 अप्रैल सन 1919 में इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक जनसभा एकत्रित हुई। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित छोटा सा पार्क है जो 3 और ऊंची दीवारों से घिरा है और केवल एक छोटी गलती से पार्क में जाने का रास्ता है। एक छोटी सी गली से पार्क में जाने का रास्ता है खाली। स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाएं हम आखिरी में देखेंगे और आगे देखते हैं चौरी चौरा कांड, जलियांवाला हत्याकांड के बारे में जानेंगे अभी। यह सभा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित हो ही रही थी कि जिसमें अत्यधिक संख्या में वृद्धों, स्त्रियों और बच्चों ने भाग लिया था। अचानक ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने पार्क में एकत्रित हुए निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें मरने वालों की संख्या मात्र 379 बताई गई। दीनबंधु एफ एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा। डॉक्टर डायर ने शान के साथ कहा था कि लोगों को सबक दिखाने के लिए यह कार्रवाई की गई थी। उसे इस घृणित कार्य का कोई पश्चाताप नहीं था। वह इंग्लैंड चला गया जहां कुछ अंग्रेजों ने उसका सम्मान करने के लिए पैसे एकत्र किए। एक ब्रिटिश अखबार ने इसे आधुनिक इतिहास का एक नृशंस हत्याकांड कहा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति को गठित किया। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयब जी और MR जयकर आदि शामिल थे। लगभग 21 साल बाद 13 मार्च सन 1940 को उधम सिंह ने गोली मारकर माइकल ओडायर की हत्या कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय माइकल ओडायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भारतीय जनता का रोष बढ़ गया था, जिसमें सरकार के दमन में भी वृद्धि की। परिणाम स्वरूप लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया गया। अखबार बंद कर दिए गए और उनके संपादकों को जेल में डाल दिया गया और निर्वासित कर दिया गया। दमन का ऐसा भयंकर दौर चला जैसा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को कुचल देने के पश्चात चलाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दी। इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। अगस्त 1919 में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन सभा को संपन्न किया गया, जिसकी अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में किसानों से बड़ी संख्या में भाग लेने को कहा था और किसानों ने भाग भी लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब में चमन द्वीप के नेतृत्व में एक डंडा फौज अस्तित्व में आई, जो लाठियों और चिड़िया मार बंदूकों से लैस होकर सड़कों पर गश्त लगाते और पोस्टर चिपकाते थे। खिलाफत आंदोलन। तुर्की के सुल्तान को खलीफा, मुस्लिमों का सर्वोच्च धार्मिक नेता का पद प्राप्त हुआ। ब्रिटेन द्वारा खलीफा के प्रति किए जा रहे अन्याय के विरोध में भारत में खिलाफत का आंदोलन शुरू हुआ। 1919 ईस्वी में मोहम्मद अली और शौकत अली, जो अली बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध थे, वे अबुल कलाम के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन को चलाएं।
इस आंदोलन को चलाने के लिए एक खिलाफत कमेटी की गठित की गई, जिसमें गांधी जी को सम्मिलित किया गया। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन कमेटी का गठन किया गया था। 17 अक्टूबर सन 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। 24 नवंबर सन 1919 को दिल्ली में हुई खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की। इस आंदोलन का विरोध CR दास ने किया। उनका विरोध विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर था। अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी पत्रिका अल हिलाल के माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार किया। 1924 ईस्वी में जब तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ, तो उसने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। इस प्रकार खिलाफत आंदोलन का मूल कारण ही समाप्त हो गया, जिसके कारण यह आंदोलन भी समाप्त ही हो गया। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने कलकत्ता के अपने विशिष्ट अधिवेशन में और नागपुर में 1920 ईस्वी के अंत में आयोजित अपने वार्षिक अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध संघर्ष एक नई योजना के साथ स्वीकार किया। नागपुर अधिवेशन में लगभग 15,000 प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया। सभी न्यायोचित और शांतिमय साधनों से भारतीय जनता द्वारा स्वराज प्राप्त करने और कांग्रेस के संविधान का उद्देश्य बन गया। इन साधनों द्वारा किए जाने वाले संघर्ष को असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता के अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। 17 नवंबर सन 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। इस आंदोलन का लक्ष्य था पंजाब और तुर्की के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करना और स्वराज को प्राप्त करना। इस प्रारंभ ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई सर जैसी पदवियों को त्यागने के साथ हुआ। इस आंदोलन का प्रारंभ सर जैसी पदवियों को त्यागने के साथ आरंभित किया गया। गांधी जी ने 1920 ईस्वी में अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी, जिसके पश्चात विधान परिषदों का बहिष्कार प्राप्त हुआ। जब परिषदों के लिए चुनाव हुए तो अधिकांश लोगों ने वोट डालने से मना कर दिया। विद्यार्थियों और अध्यापकों ने स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिए। राष्ट्रवादियों ने दिल्ली में जामिया मिलिया और वाराणसी में काशी विद्यापीठ जैसी नई शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियों को छोड़ दी। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। सारे देश में सार्वजनिक हड़तालें हुई। 1921 ईस्वी का वर्ष समाप्त होने के पहले ही 30,000 लोग जेलों में बंद कर दिए गए। केरल के कुछ भागों में भी विद्रोह भड़क उठा। अधिकांश विद्रोही मोपला के किसान थे, इसलिए इसे मोपला विद्रोह कहा गया। विद्रोह को बर्बरतापूर्वक कुचल दिया गया। 2000 से अधिक मोपला किसान भी मारे गए। करीब 45,000 किसानों को बंदी बनाया गया। 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे। अधिवेशन ने आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया और तब असहयोग आंदोलन का अंतिम दौर आरंभ हुआ था। चौरी चौरा कांड। गांधी जी द्वारा वायसराय को दी गई चेतावनी की समय सीमा पूरी होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी सन 1922 को
एक हिंसक घटना घटित हुई। चौरी चौरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के पश्चात भीड़ ने विरोध रूप में पुलिस के 22 सिपाहियों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। चौरी चौरा घटना से गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने शीघ्र ही आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी सन 1922 को बारदौली में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई, जिसमें चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया गया, जिसमें कांग्रेस के लिए 1 करोड़ सदस्य भर्ती कराना, चरखे का प्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, मादक द्रव्य निषेध, पंचायतें संगठित करना उसमें सम्मिलित किए गए। महात्मा गांधी को 10 मार्च सन 1922 को गिरफ्तार कर 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद में सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में मुकदमा चलाया गया। 6 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई गई, परंतु 5 फरवरी सन 1924 को बीमारी के कारण महात्मा गांधी के 6 वर्ष पूरा होने के पहले ही उनको रिहा कर दिया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 3 अक्टूबर सन 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिलने आया था। 30 दिसंबर सन 1906 को जब ढाका में मुहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक हो रही थी, तभी उस अधिवेशन को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस सभा में नवाब सलीमुल्लाह, मोहसिन उल मुल्क, आगा खां और नवाब बाकर उल मुल्क उपस्थित थे। सभा की अध्यक्षता बाकर उल मुल्क द्वारा की गई। 1908 ईस्वी में आगा खां को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसी वर्ष अलीगढ़ अधिवेशन में 40 सदस्यीय एक केंद्रीय समिति की स्थापना की गई एवं उसकी प्रांतीय शाखाएं भी स्थापित की गई। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन 1906, 7 और 8 में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय अधिवेशन, जिनका स्थान क्रमशः ढाका, कराची और अमृतसर है, में मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन 1908 ईस्वी में मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जिसे 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। 1909 ईस्वी के सुधार बिल में पृथक निर्वाचक को स्वीकार कर लिया गया। यहाँ द्विराष्ट्र सिद्धांत 2 नेशंस थ्योरी का बीज बो दिया गया। 1912 से 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग की राजनीति में एक नई बात देखी गई। इस लीग में यंग पार्टी के कुछ सदस्य यथा मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का उदय हुआ। इन्होंने मुस्लिम लीग की नीतियों को कांग्रेस की नीतियों के निकट ला दिया। इन्हीं के प्रभाव में वर्ष 1913 के लखनऊ अधिवेशन में लीग ने स्वराज्य के लक्ष्य को अपना लिया। अब लखनऊ पैक्ट की भूमिका तैयार हो गई। 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव से लखनऊ में उदारवादी और उग्रवादी कांग्रेसी एवं मुस्लिम लीग की संयुक्त मजूमदार मुस्लिम लीग की संयुक्त बैठक हुई थी, जिसमें लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पृथक निर्वाचक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जो कांग्रेस की एक भूल सिद्ध हुई, जिसको हमने कहा था कि बाद में देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। तो आइए देखते हैं एक एक करके।
1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार किया गया। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1909 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट आया। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ और लॉर्ड कर्जन द्वारा राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया। 1909 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया। 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि की गई। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किया गया। 1942 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों को तय करने में कैबिनेट मिशन को असफल करार दिया गया। 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो ये था दोस्तों इस जीवनी में इस वीडियो में महात्मा गांधी जी के संपूर्ण जीवन और उनके स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग के बारे में। धन्यवाद।